आप सभी को एग्जाम नैनो एप्लीकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे सोशल स्टडीज, जिसमें हम लोग इतिहास का क्वेश्चन रखे हैं, जियोग्राफी का क्वेश्चन रखे हैं और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन रखे हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ। तो हम लोग सभी जानते हैं कि भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ, बट उससे पहले एक एक्ट पारित हुआ जिसे हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंसी एक्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, ये एक्ट किस प्लानिंग के तहत पारित हुआ, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित था। तो माउंट बेटन प्लान, क्या याद रखिएगा, माउंट बेटन प्लान। तो माउंट बेटन प्लान पर ही आधारित है आपका कौन सा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो माउंट बेटन योजना पर आधारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये जो है आपका पारित कब हुआ, ये पारित हुआ आपका ये पारित हुआ कब हुआ आपका, ये पारित हो गया आपका जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो एक्ट पारित हुआ था उस टाइम ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था। तो उस टाइम ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, एटली। एटली जो है उस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। और एटली जो है ये उस टाइम का पीएम था, कहाँ का, ब्रिटिश का पीएम था, कहाँ का, आपका ब्रिटिश पीएम। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि जिस टाइम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था उस टाइम ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा जो है आपका ये एक्ट जो है पास किया गया। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ। और ये एक्ट कब प्रभावी हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक्ट प्रभावी कब से हुआ, तो ये जो एक्ट है ये आपका प्रभावी हुआ कब से, आपका 15 अगस्त 1947 से ये एक्ट आपका प्रभाव में हुआ। पारित कब हुआ, आपका जुलाई 1947। और एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाए आपसे तो 4 जुलाई कब हुआ था, आपका 4 जुलाई 1947 को ये एक्ट पारित हुआ था। और प्रभाव में कब आया था, जब भारत आजाद हुआ। और उस टाइम कौन प्रधानमंत्री था, एटली। और किस योजना के तहत, तो माउंट बेटन, कौन सा हो जाएगा आपका, माउंट बेटन योजना के तहत जो है इस एक्ट को बनाया गया था। तो माउंट बेटन योजना आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन था। तो वहां पर आपका दो क्वेश्चन बन सकता है। एक तो उस टाइम पीएम कौन था, तो पीएम हम लोग बात कर लिए, पीएम कौन था, एटली जो है उस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। और ब्रिटेन में क्राउन सिस्टम चलता है आज भी। ब्रिटेन आप जाएंगे तो वहां पर आपको महाराज देखने को मिलेगा जो कि नाम मात्र का शासक होता है, जैसे कि यहाँ का राष्ट्रपति सिस्टम है। तो उस टाइम वहां का किंग कौन था, वहां का राजा कौन था, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो उस टाइम जो राजा था कौन था आपका, जॉर्ज सॉस्टम जो है आपका उस टाइम वहां का किंग था। और ये कब से कब तक ब्रिटेन का राजा रहा, 1936 से लेकर के 1952 तक। कब तक, 1936 से लेकर के 1952 तक ये ब्रिटेन का किंग बना रहा। तो जॉर्ज सॉस्टम, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया। हम लोग सभी जानते हैं कि पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही देश था, पाकिस्तान नाम का कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता था। बट आजादी के बाद जो है भारत से अलग हुआ क्या, पाकिस्तान। और उससे भी पहले एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान प्रस्ताव किसने पास किया था, पाकिस्तान प्रस्ताव किसने लाया था, यही चीज पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा कि पाकिस्तान प्रस्ताव जो है ये किसके द्वारा पारित किया गया। उससे पहले अगर आप झारखंड के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यह क्या पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान प्रस्ताव जो है आपका, इसकी रूपरेखा किसने तैयार किया। तो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा जो है आपका तैयार किया गया था किससे, किसने तैयार किया था, सिकंदर हयात खां। तो सिकंदर हयात खां के द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा आपका तैयार किया गया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि माउंटबेटन योजना जो कि जून 1947 में निम्नलिखित में से किस प्रांतों में लोक निर्णायक संस्तुति की गई थी। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि माउंटबेटन योजना ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्णायक संस्तुति की गई थी। तो ये पूछा जा रहा है आपसे। इसमें क्या क्या है, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा कि ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। माउंटबेटन योजना कब आया था, जून 1947। जो माउंटबेटन योजना कब आया था आपका, जून 1947 हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी, उपयुक्त में से सभी। यानी कि सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम प्रांत, इन तीनों जगह पर ये लोक निर्णायक की संस्तुति किया गया था। किस योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत।
क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, किसकी असफलता के उपरांत भारत छोड़ो अभियान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किया गया? यानी कौन सा ऐसा मिशन था जिसका फेल होने के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था? तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, किस तारीख को हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन की अगुवाई किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्टिंग किया गया था। तो दो आंसर आपको याद रखना है भारत छोड़ो से रिलेटेड। पहला, किस तारीख को ये स्टार्ट हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था ये। और किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और किस मिशन की असफलता के बाद ये हुआ था? तो ये आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। क्रिप्स मिशन क्यों असफल हुआ था? तो क्रिप्स मिशन जो है आपका पूर्ण स्वराज के स्थान पर क्या बोला था? डोमिनियन स्टेट का। पूर्ण स्वराज ना दे करके भारत को क्या देंगे? डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, जिस पर जो है आपका महात्मा गांधी और बाकी भारत के और भी लीडर्स जो है खुश नहीं थे। और उसी के कारण क्या स्टार्ट हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 8 अगस्त 1942 को। और फिर करो या मरो का नारा भी दिए थे महात्मा गांधी के द्वारा। देखिए क्वेश्चन भी आ गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि करो या मरो के नारा किसके द्वारा दिया गया? तो एम के गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा जो है डू और डाई का नारा दिया गया। इसके इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डू और डाई। तो ये कभी कभी आपसे डीपली अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि डू और डाई की नारा किस जगह पर दिया गया था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में ही, क्विट इंडिया मूवमेंट में ही ये आपका मुंबई में एक जगह है जिसे हम लोग ग्वालियर टैंक के नाम से जानते हैं। तो ग्वालियर टैंक में ही ये नारा दिया गया था। क्या? डू और डाई। कौन सा आंदोलन में ये नारा दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। तो कौन सा नारा, ये भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस आंदोलन में जो है आपके नारा दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में ही ये नारा आपका दिया गया था, डू और डाई का। मुंबई का एक जगह है ग्वालियर टैंक। कहाँ पर है आपका? मुंबई। कहाँ है आपका? मुंबई। ये नारा किसके द्वारा दिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थाई सरकार के गठन की घोषणा कब किया था? तो इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थाई सरकार के गठन की घोषणा कब किया था? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि अस्थाई सरकार के गठन की घोषणा कब किया गया था। तो आंसर में ऑप्शन नंबर ए 19 अक्टूबर 1943, 20 अक्टूबर 1943, सी 21, सारा आपका अक्टूबर में ही है। तो इसका आंसर एक बार डाउट है हमको, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1943 जो है उस दिन जो है स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा किसके द्वारा किया गया? सुभाष चंद्र बोस। साथ ही साथ आयन, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आपके ज्योग्राफी से है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे हम लोग भारतीय मानक समय के नाम से जानते हैं, क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय, एवं ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे हम लोग जीएमटी के नाम से जानते हैं। तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच कितने समय का अंतर है? तो आईएसटी और जीएमटी में कितना टाइम का अंतर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आईएसटी जो है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। कितने? 5.5 घंटे आगे है, प्लस में है, 5 आवर 30 मिनट प्लस में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि ये जो आईएसटी है, भारतीय मानक समय, हम लोग किस जगह को मानते हैं, तो भारतीय मानक समय रेखा, तो इंडिया भारतीय मानक समय रेखा जो है वो किस जगह से गुजरता है? भारतीय मानक समय रेखा, ये भी आप याद रखिएगा। तो इलाहाबाद, आज के डेट में हम लोग इलाहाबाद का नाम क्या? प्रयागराज। तो प्रयागराज में आपका एक नैनी नामक जगह है। कौन सा जगह? नैनी। तो इसी नैनी से जो है आपका क्या गुजरता है? भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है। तो यह क्लियर हो गया आपको, पूछा अगर जाए एग्जाम में, तो ये यहाँ तक भी क्लियर हो गया आपको। और कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा ये आगे है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो एक इंडियन टेरेटरी है अंडमान निकोबार, ये आपको पता होगा। यहाँ पर आपको द्वीपों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। और ये किस खाड़ी में स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है कि अरब सागर में स्थित है? तो ये आपका बंगाल के खाड़ी में सिचुएटेड है। कहाँ? आपका बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, बंगाल का खाड़ी। अगर हम लोग इंडिया की मैप देखेंगे तो आपको दक्षिणी वाला पार्ट में, तो यहाँ पर इधर आपका क्या? बंगाल की खाड़ी, इधर आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल का खाड़ी। और इधर आपका क्या है? इधर आपका है अरब सागर। और नीचे क्या है आपका? हिंद महासागर। नीचे क्या आपका? हिंद महासागर है। तो इन तीनों से, ये तीनों सागर से घिरा होने के कारण ही भारत को हम लोग प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये यहाँ पर आपका
बंगाल की खाड़ी में सिचुएटेड है, जिसमें लगभग लगभग 220 द्वीप है। कितना द्वीप है? 220 द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतया प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? प्रवाल द्वीप भारत के किस भाग में आपका पाया जाता है, यही पूछा जा रहा है कि प्रवाल द्वीप आपका भारत के किस जगह में पाया जाता है? खंबात की खाड़ी के निकट, लक्षद्वीप के निकट, रामेश्वरम के निकट या सुंदरवन के निकट? तो प्रवाल द्वीप जो है, प्रवाल भित्ति जो है, ये आपका लक्षद्वीप के निकट पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आपका लक्षद्वीप के निकट आपका प्रवाल द्वीप आपका पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महीना श्रीनगर में सबसे गर्म होता है? श्रीनगर का सबसे गर्म महीना आपसे पूछा जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि श्रीनगर काफी ठंड जगह है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका एकदम उत्तर पार्ट में हिमालय के पास आपका खड़ा है। तो श्रीनगर में सबसे गर्म महीना जो होता है वो होता है आपका जुलाई का महीना, सबसे गर्म महीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का रॉस द्वीप दिसंबर 2018 में किसके नाम पर रखा गया? तो रॉस द्वीप को जो है आपका किसके नाम पर रखा गया? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया। रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। यहां तक आपको क्लियर हो गया? भारत का पूर्वी सीमावर्ती राष्ट्र कौन सा है? भारत का पूर्व में सीमावर्ती राष्ट्र कौन सा है? तो अगर हम लोग नेपाल की देखेंगे, भूटान की देखेंगे और मलेशिया का पोजीशन देखेंगे तो ये भारत का पूरा पूर्वी और नहीं है, बट म्यांमार जो है आपका भारत का पूरा पूर्वी छोर में आपका सिचुएटेड है। अगर हम लोग बात करें कि बांग्लादेश भी आपका पूरा का पूरा क्या आएगा? पूर्वी में ही आएगा। तो बांग्लादेश भी अगर ऑप्शन में रहता तो बांग्लादेश में आंसर होता, बट यहाँ म्यांमार है तो म्यांमार यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। और एग्जाम लेने एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप बैचेस वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, नोट्स टेस्ट सीरीज ये सारे आपका एप्लीकेशन के थ्रू ही आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा जो है डैश से आपका नहीं गुजरता है, यानी कौन सा स्टेट ऐसा है जहां से आपका कर्क रेखा आपका नहीं गुजरता है? इसका आंसर आपको करना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करना है, क्योंकि बहुत इससे पहले बहुत बार बता चुके हैं कर्क रेखा के बारे में, मैप में भी बताया हम कि टोटल 8 राज्यों से गुजरता है, कौन कौन सा राज्य से गुजरता है, उसका ट्रिक भी आपको बता चुके हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कर्क रेखा कौन सा राज्य से आपका नहीं गुजरता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि सापेक्ष निर्धनता वैसे परिस्थितियों से संबंध रखती है जहां, यानी कि सापेक्ष निर्धनता से क्या मतलब है? सापेक्ष निर्धनता किसे कहते हैं? हम लोग जानते हैं कि निर्धनता का जो प्रकार है वो बहुत सारे प्रकार की निर्धनता हम लोगों को देखने को मिलता है। इसमें पूछा जा रहा है कि सापेक्ष निर्धनता किस परिस्थिति को कहते हैं? तो सापेक्ष निर्धनता कौन सा परिस्थिति है? जब व्यक्ति जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असमर्थ होता है, या एक व्यक्ति दूसरे से पिछड़ जाता है, या गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति, या विकसित देश में एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति। तो सापेक्ष निर्धनता किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति जीवन के जो इसेंशियल आवश्यकता को प्राप्त करने में असमर्थ है तो उसे हम लोग सापेक्ष निर्धनता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं एक चीज, कि गरीबी जो है, पॉवर्टी है, ये आपका दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है? दो प्रकार का। एक हो गया आपका सापेक्ष, एक हो गया आपका सापेक्ष जब वो अपना इसेंशियल चीजों को भी नहीं कंप्लीट कर पाए, और एक हो गया निरपेक्ष, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप अपना इसेंशियल चीजों को, जरूरी चीजों को आवश्यकता पूरा कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं है, उसके बाद भी आप गरीब है, तो उसको हम लोग निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। जैसे आपका आवश्यक जरूरी सामान क्या है? घर, मकान, कपड़ा, ये सब चीजें आज के डेट में सबके पास अवेलेबल है। तो क्या सब कोई गरीबी से बाहर चला गया? नहीं, सब कोई गरीबी से बाहर नहीं चला गया। तो वह सारे गरीबी के प्रकार आपका निरपेक्ष गरीबी में आता है। सापेक्ष में क्या होगा? जब आप अपने आवश्यक चीजों को पूरा नहीं कर पाएंगे तो हम लोग कौन सा गरीब बन जाएंगे? सापेक्ष गरीबी की कैटेगरी में हम लोग आएंगे। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव संसाधन का विकास किया जा सकता है कैसे? एक, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करके, एजुकेशन प्रोवाइड करके, और अच्छा आवास प्रोवाइड करके। तो इन तीनों चीजों से क्या हो सकती है? ह्यूमन रिसोर्स में क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि चक्रीय निर्धन कौन है? जो सदैव निर्धन रहते हैं, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, जो अधिकांश समय धनी रहते हैं और यदा कदा निर्धन रहते हैं, या उपयुक्त में से सभी। तो चक्रीय निर्धन किसे कहते हैं? जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, यानी आज उसका स्थिति गरीबी में रहा, फिर 2 दिन बाद सही हो गया, फिर गरीबी में आ गया। तो इस टाइप से जो चक्र के टाइप से चलता रहेगा तो उसे हम लोग चक्रीय निर्धन के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 67%। यहाँ एक क्वेश्चन और है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ये कब लागू हुआ था? तो आप इस डेट को आप याद रखिएगा कि 5 जुलाई, कब? 5 जुलाई 2013, 5 जुलाई 2013 को ये अधिनियम लागू हुआ था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये अधिनियम आपका कब लागू हुआ? 5 जुलाई 2013 को ये अधिनियम लागू हुआ। और यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, नहीं पूछा जा रहा। तो 67% जनता को कानूनी रूप से सब्सिडी वाले खाद्य प्रदान करती है, 75% ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इसके केवल 2 अनुच्छेद है जो कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता को इस तरह निर्धारित करता है। ये गलत है, जबकि इसमें काफी अनुच्छेद है जिसमें डिटेल्स में सारी चीजों के बारे में बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है आपसे कि किस राज्य ने एक परिवार एक नौकरी स्कीम आरंभ की? तो एक परिवार एक नौकरी, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब, कोई भी जॉब, प्राइवेट जॉब भी हो सकता है। तो ये स्टार्ट करने वाला कौन सा राज्य है? तो सिक्किम राज्य जो है ये स्टार्ट करने वाला राज्य, ये स्कीम क्या है? एक परिवार एक नौकरी, यानी हर घर में क्या होगा? एक नौकरी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है कि जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ की गई, यानी कौन सा पंचवर्षीय योजना में ये आरंभ किया गया? तो जवाहर रोजगार योजना जो आरंभ किया गया था, कब आरंभ किया गया था? ये आपका कौन सा पंचवर्षीय योजना हो जाएगा? ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना। कब हो जाएगा आपका? 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1985 से लेकर के 1990 तक ये पंचवर्षीय योजना आपका चला था, 7th 5 ईयर प्लान। और ये जो स्कीम है, ये स्कीम कब आपका लागू हुआ था? तो ये स्कीम आया था आपका 1 अप्रैल 1989 को ये स्कीम आया था। स्कीम का नाम क्या है आपका? जवाहर रोजगार योजना। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये स्कीम जो है आपका कब लागू हुआ? ये स्कीम लागू करने वाले कौन है? नरेंद्र मोदी है। और ये स्कीम लागू हुआ था आपका 5 अप्रैल 2016 को। कब लागू हुआ था? 5 अप्रैल 2016 को। और इस स्कीम के तहत जो एससी और एसटी कैटेगरी के एससी एसटी और महिला उद्यमियों को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है कि वो क्या करे? उद्यमिता की ओर बढ़े, यानी इंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़े। इसका मेन एम यही था, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है कि व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो व्यय का अनुमान जो है अनुदान का अनुरोध रख करके जो है आपका भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। और ये कौन सा आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 113 में इस चीज के बारे में डिस्कस किया गया, 113 का 2 में। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में बजट का राजस्व अनुमान किस मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है? यानी जो भी बजट है उसका जो राजस्व अनुमान किस मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि बजट एक लेख पत्र है, बजट में क्या रहता है? तो बजट में हम लोगों का सरकार किस प्रकार का लेख पत्र है? तो सरकार का राजकोषीय नीति का लेख पत्र है क्या आपका बजट। और इसमें जो इनकम एक्सपेंडिचर का पूरा लेखा जोखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा जा रहा है कि बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? यानी पूरा का पूरा बजट का हिसाब किताब की जांच जो है ये सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय के विभाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो बैंकिंग विभाग जो है ये आपका वित्त मंत्रालय के अंडर में नहीं आता। और हम लोग बात करें कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई। कब हुई? 1935। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। साथ ही साथ सब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा आपका? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है।
क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा जा रहा है कि बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा का शब्द बजोटी से हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? तो बजट शब्द कहाँ से आया? बजोटी से आया, जो कि आपका एक फ्रेंच शब्द है। इसका मतलब होता है चमड़ा का थैला या सिंपल यहाँ पर थैला। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ष में बजट को औपचारिक तौर में भारत में लागू किया गया? यानी पहले बजट नाम का कोई चीज नहीं था, किस साल से बजट नाम का एक चीज जो है भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड हुआ? तो ये ऐड हुआ था 1860 में। कब हुआ था? अंग्रेज के टाइम में, 1860 में। उस टाइम वायसराय कौन था? तो उस टाइम लॉर्ड कैनिंग। कौन था आपका? कैनिंग जो है आपका वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम वायसराय था। और इसी ने जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में बजट को क्या किया था? ऐड किया जाता। और भारतीय बजट का, इंडियन बजट का प्रणेता किसे कहा जाता है? भारतीय बजट का जनक, भारतीय बजट का जनक, ये भी कभी पूछ लिया जाता है कि भारतीय बजट का जनक कौन है? तो भारतीय बजट का जनक जो है जेम्स विल्सन को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन को जो है आपका भारतीय बजट का जनक माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा सो दैट मैक्सिमम लोग इसमें ऐड होते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 112 के अंतर्गत इसको जो है संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोग टोटल 31 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इन सारे सेशन को, क्वेश्चन के एक दो बार और आप रिवाइज कर लीजिएगा तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा छप जाएगा। और चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और उससे पहले अगर आप एग्जामिनर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो एग्जामिनर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आप नोट्स और टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पॉसिबल नहीं होता कि डेली बेसिस पर वीडियो बनाए, कभी कभी छूट भी जाता है, तो उस टाइम टेलीग्राम पर अपडेट आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।